आज 23 अप्रैल है और तमिलनाडु में इस समय मतदान चल रहा है और पश्चिम बंगाल के पहले फेज का चुनाव चल रहा है, जहां पर 100 से ज्यादा सीट्स हैं। एक लगभग 153 सीट्स आज वहां पर पोलिंग हो रही है। लेकिन जिस तरीके की बम्पर वोटिंग सुबह देखी गई है, क्योंकि अगर सुबह की हम बात करें तो पहले 3 घंटे में, सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ था, सुबह 11 बजे तक तमिलनाडु में 37.56% वोटिंग हो चुकी है। और पश्चिम बंगाल में, जो कि पहला चरण है, वहां पर 41.11 यानी कि 41.11% मतदान हुआ है। अभी ये सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। काफी बम्पर वोटिंग चल रही है। उधर बंगाल में मुर्शिदाबाद में देसी बम फेंकने का आरोप लग रहा है। सिलीगुड़ी से कुछ झड़प की खबर आ रही है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 152 सीटें हैं, माफ करिएगा, 152 सीटें हैं पहले चरण में पश्चिम बंगाल में, और 234 सीटें तमिलनाडु की हैं। और आपने अगर देखा हो तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर लेफ्ट हो, तमिलनाडु में टीवीके, एआईडीएमके, सब सारी पार्टियां इस समय उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन क्या ये चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है? क्योंकि बीजेपी ने अपना पूरा दमखम पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगाया। प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की। कल तक अमित शाह पश्चिम बंगाल में बैठे हुए थे। जिस तरीके से ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, ज्ञानेश कुमार, आप देखिए कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। 700 लोगों ने चिट्ठी तक लिखी कि ये एक ओपन वायलेशन था मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का। जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया जब महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, जब 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा की फेल हो गई। लेकिन बावजूद उसके क्या बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग ने डाका डालने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही हैं अलग अलग जगह से, तो जाहिर सी बात है कि या तो लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर वाकई में कुछ ऐसा डर है जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है। तो आज क्या तमिलनाडु, जो बड़ा सवाल है आज का 12 बजे के लाइव का, कि क्या तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी का और मोदी जी का सफाया करने वाला है? सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, दोनों राज्यों की जिस तरीके से बम्पर वोटिंग दिख रही है, वो सबसे बड़ा क्या संकेत है? एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, या वोट फॉर बदलाव? आप क्या कहेंगे इसको देखकर? और बीजेपी की जो पोजीशन है, सवाल यही है कि क्या दोनों राज्यों में, तमिलनाडु में तो बीजेपी की प्रेजेंस नेग्लिजिबल है, जो भी थोड़ी बहुत थी वो डिलिमिटेशन ने उसका कबाड़ा कर दिया वहां पे। तो अब क्या मोदी जी का और बीजेपी का सफाया होगा इस बार पश्चिम बंगाल से, या मोदी जी बहुत ज्यादा, क्योंकि बीजेपी तो उस पार्टी में से है कि अगर अच्छे नंबर, हारी तो जश्न मनाएंगे, जीती तो भी डबल जश्न मनाएंगे, तो जश्न तो मनेगा बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में 4 तारीख को। सबसे पहले तो पब्लिक इंडिया को शुभकामना। कि जनरली होता यह है कि मीडिया जहां पर बीजेपी प्रेजेंस नहीं रहता है उस चुनाव को चुनाव ही नहीं मानती। इसीलिए मैं जनरली देखता हूं कि मीडिया में कहीं पर भी तमिलनाडु के किसी को जल्दी बुलाया नहीं जाता, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी वीक है। लेकिन जबकि तमिलनाडु अपने आप में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। भारत के जीडीपी में बहुत ज्यादा उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे आगे है। तो बहुत अच्छा हुआ मुझे श्रीनिवासन जी को सुन के, और खास करके शुभांकर जी दोनों को सुन के। और दोनों को सुन के मुझे एक चीज जो पहले से सत्य है, उसको, वो शाश्वत सत्य है, वो फिर से स्थापित होते हुए दिख रहा है। वो शाश्वत सत्य ये है कि भाजपा 1980 में बनी थी और आज 2026 है। 46 साल में भारत में 11 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। और इन 46 सालों में 1980 में जिस समय बीजेपी बनी थी उस समय मैं वोट नहीं कर पाता था, मेरे माँ बाप करते थे। आज की तारीख में मेरी माँ भी करती है, मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए करते हैं। मतलब काफी बड़ा ये सैंपल है। तो ऐसे किसी भी चुनाव में ये एक डाटा बताता है, ये सत्य है, ये कोई भी इंटरनेट पर खोज सकता है साधारण सा गूगल सर्च करके, कि कहीं पर भी कोई क्षेत्रीय पार्टी है तो बीजेपी को हमेशा 40% से कम वोट ही मिलता है, और क्षेत्रीय दलों को हमेशा 40% से ज्यादा ही वोट मिलता है। क्योंकि आप लोग हमें समीक्षक के नाते बुला रहे हैं, तो समीक्षा ये कहती है, एनालिसिस ये कहता है कि कहीं पर भी अगर क्षेत्रीय दल मजबूत है तो पिछले 46 साल में बीजेपी कभी भी वहां पर 40% से ज्यादा वोट शेयर नहीं ला पाती है।
और क्षेत्रीय दल को हमेशा 40% से ज्यादा वोट आता है, और बीजेपी खुद भी इस चीज को जानती है। इसीलिए वो करती क्या है कि पहले कहीं पर भी क्षेत्रीय दल होती है तो उससे समझौता करने की कोशिश करती है, जैसे टीडीपी से कर लेती है या जेडीयू से कर लेती है। अगर कहीं समझौता नहीं होता तो क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है, जैसे शिवसेना या एनसीपी को तोड़ा। जहां वो भी नहीं होता वहां पर फिर वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना शुरू करती है, चाहे केचुआ दिल्ली में 40,000 वोट काट देता हो, एसआईआर में बंगाल में 30 लाख वोट काट देता हो, लोकतंत्र के त्योहार में टैंकों को घुमा रहा हो सड़क पर। मुझे बंगाल में देखे, एक तरफ हम लोकतंत्र को त्योहार कह रहे हैं, तो त्योहार में पहली बार देखा कि घर के बाहर लोगों के टैंक चला रहे हैं। ये कोई चाइना है या नॉर्थ कोरिया है? आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का त्योहार है, उसमें टैंक का क्या काम है भैया? टैंक लेके घूम रहे हैं। तो ये मतलब, इसका मतलब है कि ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी ये जान रही है कि वहां पर बंगाल में न तो कोई क्षेत्रीय पार्टी इनका साथ दे रही है और न ही वो क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ रही है। इसीलिए उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करे, चाहे वो एसआईआर करके करे, केंचुआ करे, ईडी करे, टैंक करे, जो भी करना है करे। पर चाहे जी, इसको जो जो जितनी कवायद इनको करनी है कर ले, बीजेपी क्षेत्रीय दलों से आगे नहीं जा पाती है। ये सीधा सीधा नियम है। अभी हालिया बिहार चुनाव हुआ था, उसमें भी देखिए 80% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं डाला था, बीजेपी को 20% वोट आया था। क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी हारती है, ये सीधा सीधा नियम है। और यही हाल तमिलनाडु में भी होगा, बंगाल में भी होगा, केरल में भी होगा, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बहुत मजबूत क्षेत्रीय दल हैं। इसलिए आप बम्पर वोटिंग आज देख रहे हैं, क्योंकि दिन में इन जगहों पे बहुत तेज धूप हो जाती है, तो तेज धूप होने से पहले ही वोटर निकल जाते हैं, घर से निकलते हैं। सुबह 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 धूप कम रहे ताकि वो वोटिंग वगैरह कर सकें। बाकी दिन भर में ये जो तीनों राज्य हैं, यहाँ पर काफी मेहनतकश लोग होते हैं, इनको अपने दिन के काम भी होते हैं। ये कोई छुट्टी मनाने वाले मिडिल क्लास लोग नहीं होते कि बीजेपी वाले जैसे होते हैं ना, वोट पहले क्या कहते हैं ये लोग, पहले कुछ एक नारा देते हैं, पहले मतदान बाद में जलपान। यहाँ पर बेचारे ये तमिलनाडु और बंगाल के लोग इतने मेहनतकश हैं कि वो जलपान बाद में करते हैं, उनको अब काम करना होता है। घर से सुबह जल्दी निकले, वोट किए, अपने काम पे निकल गए। तो मेरे ख्याल से बम्पर वोटिंग इसीलिए हो रही है। और इसका एक बहुत साधारण सा नियम है, एक नवजात शिशु भी होता है ना, वो बहुत जल्दी समझ जाता है कि जब तक वो अपना हाथ हिलाना नहीं सीखेगा तब तक वो पावरलेस रहेगा, वो अपनी माँ की दया पर निर्भर रहेगा। इसीलिए बच्चे को देखिए, वो बोलना और चलना बाद में सीखता है, सबसे पहले हाथ से खाना पकड़ना सीख लेता है। तो पावर का ना, कौन पावर है पावरलेस है, वो बच्चा भी जानता है कि जितना जल्दी पावर अपने हाथ में लेना होता है। तो जनता जब भी वोट देती है तो वो पावर बहुत दूर नहीं देना चाहती, पावर को अपने नजदीक देना चाहती है। बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि पावर चला जाता है गुजरात या दिल्ली में, और डीएमके या टीएमसी या टीवीके को वोट देने का मतलब है पावर रह जाता है कलकत्ता या मद्रास में या चेन्नई में। तो काहे के लिए, जब पावर हो चेन्नई में रख सकते हैं, पावर हो कलकत्ता में रख सकते हैं, तो पावर को काहे के लिए गुजरात देंगे, काहे के लिए दिल्ली देंगे? मेरे ख्याल से शुभंकर जी और श्रीनिवासन जी इसी बात को कह रहे थे। मैंने उसको अलग ढंग से बोला, लेकिन बात वही बोली। मेरे ख्याल से नतीजा ये, जितना भी कवायद कर लें, डाटा नहीं बताता है कहीं पर भी। शाश्वत सत्य है कि क्षेत्रीय दल जहां पर भी मजबूत हैं, बीजेपी को 40% से कम ही वोट आते हैं, क्षेत्रीय दल को 40% से ज्यादा ही वोट आते हैं। यही होने वाला है इस चुनाव में।